Hello student, welcome back. Now we will start the case study of chapter number 2, that is Principles of Management, and the case study has been taken from your book Poonam Gandhi. So first case study is on page number 56. Question number 1. Ram is a class 12th student. Ram एक class 12 का student है कॉमर्स का, इन अ रेपुटेड स्कूल इन पंजाब. वो पंजाब में पढ़ता है, ठीक है, एक रेपुटेड स्कूल जो कि पंजाब में है, वहाँ पढ़ता है. मोहन इज़ हिज एल्डर ब्रदर हु इज़ डूइंग द मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. मोहन उसका बड़ा भाई है जो मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहा है दिल्ली से. सो आफ्टर कंप्लीटिंग इज बीएससी कोर्स ड्यूरिंग, और उसने अपना बीएससी कोर्स करा है, उसके बाद ही इसने एडमिशन लिया है मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में. सो ड्यूरिंग वैकेशन व्हेन मोहन कम्स होम, और वैकेशन में मोहन अपने घर आता है. राम शोज़ हिम द बिजनेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट, और राम उसे बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट दिखाता है दैट ही इज़ प्रिपेयरिंग ऑन द टॉपिक, जो कि वो टॉपिक पर बना रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे एक टॉपिक बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है. मोहन टेल्स हिम दैट दीज प्रिंसिपल्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ एमबीए कोर्स. मोहन ने कहा कि ये जो प्रिंसिपल्स पर जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये वाले प्रिंसिपल्स तो हमारे कोर्स में भी हैं, मेंशन हैं, कैरिकुलम में हैं एट द बिगनर्स लेवल एज दे फॉर्म द कोर ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, क्योंकि ये बिगनर लेवल पे हमें सिखाए जाते हैं और ये कोर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी कहलाते हैं ये वाले प्रिंसिपल्स. सो बट ही फाइंड दीज प्रिंसिपल्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस. लेकिन उसने ये भी बताया कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमेशा प्योर साइंस से बिल्कुल डिफरेंट है. अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव केस स्टडी, ये पूरी केस स्टडी होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. आउटलाइन द फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव, यानी जो फीचर्स ऊपर वाली केस स्टडी में बताए गए हैं उन्हें हाईलाइट करना है, बताना है कौन कौन से फीचर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, कौन कौन से फीचर, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कौन कौन से फीचर इस केस स्टडी में आ रहे हैं. तो देखिए पहला जो फीचर आ रहा है वो आ रहा है पर्वेसिव. ठीक है, देखिए मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं. जैसे कि अभी मोहन ने बताया कि जिस प्रिंसिपल्स को लेकर आप प्रोजेक्ट बना रहा है राम, तो वो वाले प्रिंसिपल्स ऑलरेडी उसके स्कूल में, उसके कैरिकुलम में बिगनर्स लेवल पर सिखाए जाते हैं. इट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर परवेसिव नेचर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, वो ज़्यादातर हर जगह होते हैं. ठीक है. नंबर 2, वाई डज मोहन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस. मोहन ने ये क्यों कहा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये प्योर साइंस से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो इसलिए कहा कि जो साइंस के जितने ही प्रिंसिपल्स होते हैं वो एकदम रिजिड नेचर के होते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल करे जाते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं. इट कैन बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई करा जा सकता है. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल whereas scientific principle are rigid. Number 3, how management principles are formed. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस तरह से बनते हैं, किस तरह से, ठीक है. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. डीप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ये प्रिंसिपल्स बने हैं. हेनरी फ्योल ने जितने प्रिंसिपल्स दिए वो डीप ऑब्जर्वेशन से और वर्कर्स को एग्जामाइन करके, एक्सपेरिमेंट कर करके ये सारे प्रिंसिपल्स डिराइव करे. नाउ केस स्टडी नंबर 2, पेज नंबर 57. आफ्टर कंप्लीटिंग हर BBA डिग्री कोर्स तान्या गेट अ जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर. तो BBA कोर्स करने के बाद तान्या को एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिली रिटेल कंपनी के अंदर, थ्रू दी रेफरेंस ऑफ हिज कज़न तरना. तरना के रेफरेंसेस को वो जॉब मिली. हु वर्क इन द सेम कंपनी, जो कि वो उसी कंपनी में काम करती है, सीनियर मैनेजर. तरना डिसाइड टू गाइड तान्या थ्रू हर एक्सपीरियंस. तरना ने ये डिसाइड करा कि वो अपने एक्सपीरियंस से तान्या को गाइड करेगी, समझाएगी कैसे वर्किंग करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एंड मेक हर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैनेजमेंट प्रैक्टिस. और उसके अलावा जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी बताएगी. शी टेल दैट नाइदर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सॉल्यूशन और स्ट्रेटजिक सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजर प्रॉब्लम्स. तो उसने ये बताया कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो कभी भी रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट्स सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते और ना ही सारी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं.
नॉर दे आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन, और ना ही ये रिजिड प्रिस्क्रिप्शन हैं कि जिस तरह से दिए जा रहे हैं उन्हीं एब्सोल्यूट फॉर्म में उसे इस्तेमाल करा जाए। विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्यूटली, जो कि एब्सोल्यूटली उन्हें फॉलो करा जाए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव केस, इस केस को लेकर आइडेंटिफाइड द 2 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी 2 फीचर्स पूछे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, ठीक है, जो ऊपर वाली लाइन में मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले लाइन को आइडेंटिफाई करना है और फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर बताने हैं। जैसे ये वाली लाइन है, शी टेल्स हर दैट नाइदर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड एनी रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। सारी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के लिए स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ये बताया गया है कि ये एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस, प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स, ठीक है, मैनेजर्स को ये जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। फिर सेकेंड लाइन देखिए, दे आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, ये रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं है, विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्यूटली, और इनको एब्सोल्यूटली हम फॉलो नहीं कर सकते। ये बताया गया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमेशा फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, रिजिड नेचर के नहीं होते। तो इसमें जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल का जो फीचर शो हो रहा है वो है फ्लेक्सिबल नेचर, ठीक है, क्योंकि दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई करा जा सकता है। फ्लेक्सिबल इसीलिए एब्सोल्यूट नेचर के नहीं होते, इस लाइन से पता लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो रेडीमेड और स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते हैं, और रेडीमेड सॉल्यूशन और स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड करते हर मैनेजरियल प्रॉब्लम की। तो देखिए बताएं, क्योंकि जो रियल बिजनेस सिचुएशंस होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सो एज द रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। डायनामिक नेचर, क्योंकि हमेशा बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक नेचर होता है बिजनेस का। एंड आर रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स, और इसमें कई तरह के फैक्टर एसोसिएटेड रहते हैं। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड और स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन, इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कभी भी रेडीमेड और स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज बिजनेस का हमेशा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक नेचर होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे फैक्टर एसोसिएटेड रहते हैं, इसलिए, ठीक है। नाउ केस स्टडी ऑन पेज नंबर 61 पर एक केस स्टडी है, देखिए। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बीटा लिमिटेड टुक स्पेशल केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। तो प्रोडक्शन मैनेजर है बीटा लिमिटेड का, वो अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके इंटरेस्ट पर ध्यान देता है वो, और एबिलिटी पर, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब्स दी जाती है, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब दी जाती है। वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अमंग देम, जब भी वर्क डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है उनकी एबिलिटी, उनके स्किल्स और इंटरेस्ट पर ध्यान दिया जाता है। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट द वर्कर शुड बी गिवन वन वर्क अगेन एंड अगेन, और वो एक फर्म ओपिनियन रखता है कि अगर वर्कर को एक वर्क अगेन एंड अगेन दिया जाएगा दैट ही में बिकम एक्सपर्ट इन इट, और वो जो वर्कर्स हैं वो एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर वो रिपीटेडली एक जॉब को बार बार करेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड हेयर। वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताइए जो फॉलो हो रहा है, वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में ये होता है दैट द वर्क मस्ट बी गिवन और डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। और अगर इस तरह से ही वर्क को हम डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड डज नॉट एलोकेट वर्क। और मैनेजर हैं ABC लिमिटेड का, वो वर्क को एलोकेट नहीं कर रहा है कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर के अकॉर्डिंग, यानी वर्कर की जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वर्क को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, तो ये जो वायलेशन जो कर रहा है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन कर रहा है, क्योंकि कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ना पेज नंबर 62 केस स्टडी नंबर 1, द मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश द सबऑर्डिनेट्स फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग द लेजिटिमेट ऑर्डर। मैनेजर पनिश कर सकता है
किसी भी एम्प्लॉय को अगर वो लेजिटिमेट ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। पनिशमेंट जैसे कि उसको डिवोशन कर दिया, उसकी सैलरी कम कर दी, ये पनिशमेंट दे सकता है वो, बट ओनली आफ्टर सफिशेंट अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू हिज और हर केस। लेकिन जब भी दे सकता है जब उसके केस को पूरी अपॉर्चुनिटी दे, वो अपनी सफाई बताए, सफाई दे, अपने सारे जो उसके साथ गलतियाँ, जो उसने गलतियाँ करी हैं वो किस कारणों से हुई हैं, तो उनको सफिशेंट अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए उसके केस को। सो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए जो हाईलाइटेड है। तो देखिए इसमें है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा मैनेजर पनिशमेंट जब ही देगा सबऑर्डिनेट्स को जब उनके पूरे केस के बारे में डिस्कस कर लेगा कि जो टारगेट्स दिए थे, जो काम दिया था, वो अगर पूरा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, उनसे अकाउंटेबिलिटी भी पूछी जाएगी। तो अकाउंटेबिलिटी पूछने पर ही सज़ा दी जाएगी। अगर उसने जानबूझ के वो काम नहीं करा, इट मीन्स पनिशमेंट उसे मिलेगी। और अगर उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं थी उस काम को करवाने की, तो इसका मतलब उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए, दे मस्ट बी इन पैरिटी, बराबर बराबर। जितनी अथॉरिटी है उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा अथॉरिटी दोगे तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, और कम अथॉरिटी दोगे तो अपना काम वो टाइम पर पूरा नहीं कर पाएगा। ना नेक्स्ट केस स्टडी, द सेल्समैन ऑफ ABC लिमिटेड कुड नॉट अचीव हिज सेल्स टारगेट। तो सेल्स मैनेजर हैं ABC लिमिटेड के, वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं 1000 यूनिट का। ऑन इंक्वायरी इट वॉज फाउंड दैट ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू गिव डिस्काउंट और क्रेडिट। और जब उससे पूछा गया भाई 1000 यूनिट्स का टारगेट आपने पूरा क्यों नहीं करा, तो उसने बताया कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो डिस्काउंट दे पाए, डिस्काउंट नहीं दे पाया था कस्टमर्स को, और क्रेडिट फैसिलिटी भी नहीं दे पाया था, जिसके कारण से सेल्स टारगेट पूरा नहीं हो पाया। इसमें फिर वही क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड इन द केस। इस केस में कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तो इस केस में भी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट हो रहा है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी दी 1000 यूनिट सेल करने की, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो डिस्काउंट दे पाए, ठीक है, क्रेडिट में दे पाए। तब जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। इसीलिए अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बराबर होनी चाहिए, पैरिटी में। नाउ केस स्टडी पेज नंबर 63 पर केस स्टडी देखिए। वोल्टेक इंडिया लिमिटेड इज़ मैन्युफैक्चरिंग LED बल्ब। वोल्टेक इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, LED बल्ब बनाते हैं टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग अंडर हैवी लॉस, और वो हैवी लॉस में जा रही है, ठीक है। वो LED बल्ब बनाते हैं ताकि बिजली बचे, लेकिन बना जरूर रहे हैं लेकिन उनमें लॉस बहुत हो रहा है उसकी कंपनी को। टू रिवाइव फ्रॉम द लॉस द मैनेजमेंट थॉट ऑफ शिफ्टिंग द यूनिट। इस लॉस से रिकवर करने के लिए, रिवाइव होने के लिए मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा कि हम अपना यूनिट शिफ्ट कर देंगे बैकवर्ड एरिया में, वेयर लेबर इज़ अवेलेबल एट अ लो रेट, जहाँ लेबर बहुत लो रेट में अवेलेबल है। देन द मैनेजमेंट आल्सो आस्क द वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम, और मैनेजमेंट ने वर्कर्स से कहा कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट, और हम आपको ओवर टाइम की कोई एडिशनल पेमेंट नहीं देंगे। और लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस करा कि अभी तो हम नहीं दे पाएंगे, बट दे प्रॉमिस टू इंक्रीज द वेज ऑफ द वर्कर आफ्टर अचीविंग इट्स मिशन। उन्होंने क्या कहा, हम अपने मिशन में कामयाब हो पाए, अगर सेल्स टारगेट पूरे कर पाए और हम अपनी इस प्रॉब्लम से रिकवर कर पाए, तो डेफिनेटली वी विल इंक्रीज योर वेजेस, हम आपके वेजेस बढ़ा देंगे, ये प्रॉमिस करा। विद इन अ शॉर्ट पीरियड द कंपनी स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट, और थोड़े से टाइम में ही कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, बिकॉज बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर ऑनर्ड द कमिटमेंट, क्योंकि दोनों ही मैनेजमेंट और वर्कर ने अपना अपना कमिटमेंट निभाया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसमें फॉलो हो रहा है, तो उसमें फॉलो हो रहा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में यही होता है कि वट एवर द ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिवन बाय द सबऑर्डिनेट इट मस्ट बी फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट। अगर सुपीरियर कोई भी ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो वो ड्यूटीज़ सबऑर्डिनेट को फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर सुपीरियर ने कोई प्रॉमिस कराया तो वो प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन, सब लोग अपने डिसिप्लिन में रहकर काम कर रहे हैं। सो द डिसिप्लिन इज़ अ ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। तो डिसिप्लिन क्या होता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को जो फॉलो करेंगे तो इट मीन्स डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है।
एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है वो भी निभाना। एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट हुआ कि अगर सेल बढ़ेगी तो वेजेस बढ़ेंगे, और वो एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट पूरा भी करा, विच आर नेसेसरी, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज़ ऑन पेज नंबर 64। 64 केस स्टडी नंबर 1, विजय वर्क एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट। विजय एक प्लांट सुपरिटेंडेंट की तरह का वर्क करते हैं, ठीक है, वो एक प्लांट सुपरिटेंडेंट है इन अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड द सेल्स मैनेजर इंसिस्टेड द वर्कर्स टू फास्टन द प्रोडक्शन। अब डिमांड बहुत है, डिमांड होने की वजह से सेल्स मैनेजर वर्कर से कह रहा है कि आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कह रहा है, फास्टन द प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर आस्क द वर्कर टू वर्क ओवर टाइम इंसिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं कि आप स्पीड मत बढ़ाओ, ओवर टाइम करो, ओवर टाइम करो, ठीक है। सेल्स मैनेजर मतलब फास्ट प्रोडक्शन की कह रहा है, और प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। वेयर एज फाइनेंस मैनेजर इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस, और जो फाइनेंस मैनेजर है वो इस प्रैक्टिस के बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं, ठीक है, कि ओवर टाइम नहीं होगा, क्योंकि ओवर टाइम विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओवर टाइम से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है देखिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड इन द अबव केस। इस पूरी केस स्टडी में एक प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन हो रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड कहती है देयर शुड बी वन ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, एक बॉस से एक ऑर्डर आना चाहिए, और यहाँ तीन बॉस अलग अलग ऑर्डर दे के जा रहे हैं वर्कर्स को, तो वर्कर में गेट कन्फ्यूज, वो वर्कर्स कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और वो किसी का भी काम, किसी भी का भी वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए वायलेशन हो रहा है। देयर मस्ट बी वन बॉस एंड वन ऑर्डर, एक बॉस से एक ऑर्डर आना चाहिए। नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन पेज नंबर 65। सूरज वॉज इंगेज इन बिजनेस ऑफ कारपेट मेकिंग। सूरज एक कारपेट मेकिंग का बिजनेस में इंगेज है। सिंस कंपनी वॉज मेकिंग हैंडमेड कारपेट एज वेल एज मशीन मेड कारपेट, और जो कंपनी है वो हैंडमेड कारपेट और मशीन मेड कारपेट दोनों बना रही है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, और जब वो बनाती है तो कुछ एक्टिविटीज़ ओवरलैप भी हो रही हैं, इसीलिए द प्रोडक्शन मैनेजर एडवाइज दे शुड बी टू सेपरेट डिवीज़न। प्रोडक्शन मैनेजर ने एडवाइस करा है कि दो अलग अलग सेपरेट डिवीज़न होने चाहिए। मशीन से जो कारपेट बनेंगे उसकी एक डिवीज़न, और हैंडमेड कारपेट से उनकी अलग डिवीज़न। कि जो ईच डिवीज़न जो सेपरेट करी जा रही है उसमें अपना खुद का एक इंचार्ज होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए, अलग अलग दोनों ब्रांचेस के लिए, ठीक है, डिवीजन्स के लिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्टेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर स्ट्रेस कर रहा है, जोर दे रहा है, इंसिस्ट कर रहा है, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पर कर रहा है, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यही है कि हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स होते हैं उन टारगेट्स पर फोकस करना, और डायरेक्टेड द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय इन द गिवन डायरेक्शन, यानी सारे एम्प्लॉयज़ की जो एफर्ट्स हैं वो एक डायरेक्शन में ले जाना ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। द नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन पेज नंबर 66। मिस्टर मल्होत्रा, फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड, अप्लाइड फॉर अ लीव टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन। मिस्टर मल्होत्रा एक एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं, उन्होंने फैमिली फंक्शन के लिए एक लीव के लिए अप्लाई करा क्योंकि फैमिली फंक्शन अटेंड करना था। तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल हिज लीव। जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने कहा कि वे अपनी लीव आप कैंसिल कर दीजिए, बिकॉज देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल ऑन दैट डेट। जिस डेट में आपका फंक्शन है उस डेट में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। सो मिस्टर मल्होत्रा इमीडिएटली एग्रीड। मिस्टर मल्होत्रा एकदम एग्री हो गए और उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी, एज दो अटेंडिंग मीटिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनके लिए मीटिंग को अटेंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कंपनी के बेनिफिट के लिए। तो विच प्रिंसिपल ऑफ फेओल इज़ अप्लाइड बाय द मिस्टर मल्होत्रा। मीन्स मिस्टर मल्होत्रा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट
टू जनरल इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि इसमें सबऑर्डिनेट्स अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ना देकर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है, अपने इंटरेस्ट को एक साइड में रख देता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देता है। इसमें ऐसे ही करा, मिस्टर मल्होत्रा ने अपना खुद का इंटरेस्ट था कि उन्हें ट्रिप पर जाना था फैमिली फंक्शन के लिए, वो कैंसिल कर दिया, अपना इंटरेस्ट कैंसिल कर दिया और प्रायोरिटी किसको दी, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, ताकि वो मीटिंग अटेंड कर पाए, क्योंकि मीटिंग से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के कम बेनिफिट है, प्रॉफिट से रिलेटेड है वो मीटिंग, इसलिए। ना नेक्स्ट केस स्टडी इज़ ऑन पेज नंबर 67। मिस्टर राम स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस। मिस्टर राम एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। ही हायर्ड लेबर एंड दैम वेरी लेस वेजेस ओवर द टाइम विद ब्रॉड विजन ऑफ राम एंड हार्ड वर्क ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। ठीक है, मिस्टर राम एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं, वो उनके पास ज़्यादा लिमिटेड मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उन्होंने कुछ लेबर्स को हायर करा। उसके अलावा कम वेजेस पर उन्हें हायर करा ओवर द टाइम विद ब्रॉड विज़न, और उनका एक विज़न था कि मैं अभी कम वेजेस पर हायर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक विज़न है कि मैं आगे जाकर एक बहुत अच्छी कंपनी बनाऊँ। सो विज़न ऑफ द राम एंड हार्ड वर्क ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, और वो हार्ड वर्क और विज़न था एम्प्लॉयज़ का जिसकी वजह से वो कंपनी आगे बढ़ी। सो द बिज़नेस स्टार्टेड अर्निंग वेरी गुड रेवेन्यू। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे बिजनेस में अच्छा खासा रेवेन्यू आने लगा। बट विद द इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी आल्सो राम डिड नॉट इंक्रीज द वेज। लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे राम ने उनके वेजेस को नहीं बढ़ाया, ना सैलरी बढ़ाई उन एम्प्लॉयज़ की। दे वर नॉट एबल टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वर्कर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मेंटेन नहीं कर पाए। बेचारे काम में ज़रूर लगे रहे, विज़न को बहुत आगे तक पहुंचाया, राम की कंपनी को बहुत अच्छा सक्सेसफुल बनाया, लेकिन उन्हें उनके वेजेस और उनके सैलरी नहीं बढ़ाई गई। तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओवरलुक्ड बाय मिस्टर राम। मिस्टर राम ने कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ध्यान नहीं दिया है, उस पर जोर नहीं दिया है या वायलेशन करा है उसका, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ रिमरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिमरेशन, फेयर रिमरेशन कहता है कि सफिशिएंट सैलरी और वेजेस मस्ट बी प्रोवाइड टू द वर्कर सो दैट देयर लिविंग स्टैंडर्ड मस्ट बी मेंटेन। उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए तो इसलिए सफिशिएंट सैलरी देनी चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं वर्कर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बोनस, या उनकी सैलरी और वेजेस बढ़ाने चाहिए। ठीक है, ताकि उनका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बने। ना पेज नंबर 68। सो ABC लिमिटेड परमिट हिज सेल्स टू गिव डिस्काउंट अप टू 10%। तो ABC लिमिटेड ने कहा कि हम 10% डिस्काउंट देंगे एज पर देयर डिस्क्रिशन एंड क्रेडिट टू देयर रेगुलर कस्टमर। अपने रेगुलर कस्टमर को हम 10% डिस्काउंट देंगे, ये उनका डिसीजन था। इफ़ द सेल्समैन wants to give more than 10% discount for special order, then they have to take permission from their top level या from their seniors। अगर सेल्समैन को 10% से ज़्यादा डिस्काउंट देना है तो उसको अपने सीनियर से या टॉप लेवल मैनेजर से बात करनी होगी। तो ये इसमें दिस इज़ रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसमें फॉलो हो रहा है, ये केस स्टडी किससे रिलेटेड है, वो है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में जिसमें पावर और अथॉरिटी टॉप लेवल पर होती है। देखो टॉप लेवल वालों ने डिसाइड करा कि 10% डिस्काउंट देना चाहिए। फिर इसके बाद सेल्स मैनेजर कह रहे हैं कि हमें 10% से ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहिए फेस्टिवल के टाइम पर, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट देना चाहिए। तो यहाँ ये टॉप लेवल वालों से डिस्कस कर रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, इसमें पावर्स एंड अथॉरिटी लोअर लेवल को दे दी जाती है और वो पावर्स एंड अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करता है अपने टॉप लेवल वालों से, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में पावर्स टॉप लेवल पर होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, पावर और अथॉरिटी को डिफरेंट लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन पेज नंबर 70। इन अ स्कूल principal makes sure that every instruction order or information given by him must be passed to vice principal then head of the department। एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी ऑर्डर है, वो उन इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम, जो भी वो देंगे इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर,
वो सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल पढ़ जाएगी, फिर वाइस प्रिंसिपल वही ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन को हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को बताएंगे, एंड देन वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट फिर टीचर्स को बताएंगे, फिर टीचर स्टूडेंट को बताएंगे, एंड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय द रेस्पेक्टिव टीचर्स ओनली, और रेस्पेक्टिव टीचर ही बताएंगे। ही नेवर अलाउड टीचर्स टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर, और उन्होंने ये भी कहा कि टीचर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे डायरेक्टली। सो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल फॉलोड बाय द स्कूल प्रिंसिपल। स्कूल प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट लेवल्स पर पास आउट होती है। टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को बताते हैं, मिडिल वाले लोअर को बताते हैं, तो इस तरह से प्रोसेस चलता है, ठीक है। यानी द इंफॉर्मेशन मस्ट बी पास फ्रॉम टॉप टू मिडिल देन लोअर, इस तरह से। फिर अगर मान लीजिए कोई भी सबऑर्डिनेट कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो डायरेक्टली टॉप लेवल वालों को नहीं देगा, वो सबसे पहले लोअर लेवल वाला मिडिल वालों को देगा, मिडिल वाला फिर टॉप वालों को देगा। तो दिस इज़ कॉल्ड स्केलर चेन, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी विच कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन कैन बी यूज बाय टीचर टू पास अर्जेंट मैसेज। अगर कोई इमरजेंसी है और अर्जेंट मैसेज पास करना है टीचर को और वो प्रिंसिपल को बताना है, तो क्या ऐसा प्रोसीजर है कि कोई टीचर डायरेक्टली प्रिंसिपल को अपने वो अर्जेंट मैसेज पहुंचा पाए। तो देखिए, अगर स्केलर चेन में एक इमरजेंसी के लिए गैंग प्लैंक बनाया जाता है। गैंग प्लैंक इज़ बेसिकली अ शॉर्टेस्ट रूट थ्रू विच अ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम लोअर टू टॉप, यानी इंफॉर्मेशन एक लेवल से दूसरे लेवल पर पास हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। नाउ केस स्टडी इज़ ऑन पेज नंबर 71 पर केस स्टडी देखिए। इन स्कूल बुक्स आर कीप्ड इन ऑफिस। एक स्कूल में बुक्स को ऑफिस में रखा जाता है, चौक को लाइब्रेरी में रखा जाता है, और ऑफिस रिकॉर्ड को एंड फाइल्स को स्टाफ रूम में, ठीक है। तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ वायलेटेड हेयर। तो कौन सा प्रिंसिपल इसमें वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में ये क्या कहा जाता है कि एवरीथिंग मस्ट हैव देयर प्लेस। हर चीज़ का अपने एक प्लेस होती है, और राइट प्लेस पर राइट चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एक सिस्टम से वो चीज़ें होनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर मीन्स इसमें कमांड नहीं है, इसमें है एक प्लेस, एक सूटेबल प्लेस होनी चाहिए हर एक की। सब चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए, प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए। तो जहाँ इस केस में प्रॉपरली अरेंज नहीं है, जैसे कि बुक्स को ऑफिस में रखा गया है, जबकि बुक्स होनी चाहिए लाइब्रेरी में, ठीक है। और चौक को लाइब्रेरी में रखा गया है, जबकि चौक होनी चाहिए स्टाफ रूम में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका मतलब ऑर्डर में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए जो वायलेशन हो रहा है प्रिंसिपल का वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नाउ केस स्टडी इज़ ऑन पेज नंबर 72। टीना एंड अंशु completed their MBA एंड स्टार्टेड वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। टीना और अंशु ने दोनों ने अपना MBA कंप्लीट करा और वो मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों काम करने लगी, दोनों सेम लेवल पर काम करने लगी। बोथ आर वर्किंग हार्ड, दोनों ने बहुत अच्छा वर्क हार्ड करा, ठीक है। अंशु हैज़, लेकिन अंशु के पास एक हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट देयर कलीग। वो हमेशा रॉन्ग रिपोर्टिंग करती थी, अपने कलीग के बारे में चुगली करती रहती थी, बॉस को उल्टी सीधी बातें बताती रहती थी। ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन नो अबाउट इट, और सब जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ऑर्गेनाइजेशन के सबको ये पता थी। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल आल्सो टीनाज परफॉर्मेंस वाज रेटेड बेटर देन अंशु। और जब परफॉर्मेंस अप्राइजल का बात आई तो टीना की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब जिसमें परफॉर्मेंस को जज करा जाता है और प्रमोशन के चांसेस होते हैं जिनके। तो यहाँ पे इस केस स्टडी में भी ये बताया गया है कि टीना की परफॉर्मेंस अंशु से बहुत अच्छी थी, ठीक है। इवन देन देयर बॉस डिसाइडेड टू प्रमोट अंशु, उसके बावजूद भी उन्होंने टीना को प्रमोट ना कर अंशु को प्रमोट करा, ठीक है। स्टेटिंग दैट बीइंग अ फीमेल टीना विल नॉट बी एबल टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हायर पोस्ट। ये कहा कि टीना जो है ना एक फ़ीमेल है और वो अब इस कॉम्प्लिकेशंस को फेस नहीं कर पाएगी। हायर पोस्ट अगर हम देंगे तो वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं निभा पाएगी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट वाज नॉट फॉलोड बाय हिज कंपनी। अब वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए जो उसकी कंपनी ने फॉलो नहीं करा। तो बेसिकली वो है कंपनी इज़ वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का वायलेशन हो रहा है, दोनों ही सेम लेवल पर काम कर रही हैं,
दोनों हार्ड वर्किंग थी, लेकिन टीना बैकबाइटिंग नहीं करती थी और अंशु बैकबाइटिंग करती थी, जिसकी वजह से इक्विटी का वायलेशन हुआ। जो काबिल था उसको देना चाहिए था प्रमोशन, और जो नाकाबिल है उसे प्रमोशन नहीं देना चाहिए। इट मीन्स इक्विटी का वायलेशन हो रहा है। नाउ केस स्टडी इज़ ऑन पेज नंबर 74। मिस्टर राजीव, द सीनियर मैनेजर ऑफ यूनिक एंटरप्राइज, कंसिडर्ड हिमसेल्फ वेरी वाइज एंड यूज टू टेक ऑल द डिसीजन। मिस्टर राजीव सीनियर मैनेजर हैं यूनिक एंटरप्राइज में, और वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और हमेशा डिसीजन सारे खुद ही लेते हैं। विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ से कंसल्ट नहीं करते। ही नेवर यूज़ टू हेल्प एनी वन, नॉर ही यूज़ टू टेक हेल्प ऑफ एनी वन। ना ही वो किसी की हेल्प करते, ना वो किसी की हेल्प लेते। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द यूनिक एंटरप्राइज वर नॉट वर्किंग इफ़िशियंटली, और जो एम्प्लॉयज़ थे यूनिक एंटरप्राइज के वो भी ज़्यादा इफ़िशियंटली काम नहीं कर पाते थे। इन कंपनीज़ प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा। ठीक है। द कंपनीज अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर फ्रॉम IIM बेंगलोर, तो फिर इसके लिए क्या करा, कंपनी ने एक नए मैनेजर को IIM से, जो बेंगलोर से IIM पढ़कर आया था, ठीक है, उसे हायर करा। द न्यू मैनेजर आफ्टर ज्वाइनिंग मेड अ पॉलिसी दैट ऑल द डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग एम्प्लॉयज़ इन द मीटिंग। नए मैनेजर ने आते ही ज्वाइनिंग करते ही उन्होंने एक पॉलिसी बना दी कि जब भी कंपनी कोई डिसीजन लेगी वो सारे एम्प्लॉय से कंसल्ट करेगी। देखिए, मिस्टर राजीव कंसल्ट नहीं करते थे, लेकिन इसने आते ही नए मैनेजर ने एक पॉलिसी बनाई कि वो एम्प्लॉय से कंसल्ट करेगा जब भी कोई डिसीजन लेगा। ऑल एम्प्लॉय मस्ट गिव सम सजेशंस एंड बेस्ट सजेशन विल बी रिवॉर्डेड। सारे एम्प्लॉयज़ सजेशन देंगे और जो अच्छा सजेशन देगा उसे रिवार्ड मिलेगा विद द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कुछ भी मिल सकता है, यानी पैसे या कुछ अदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर वो अच्छा सजेशन देगा। दिस पॉलिसी हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंपनी। इस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आया कंपनी के अंदर। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल यूज बाय न्यू मैनेजर। तो नए मैनेजर ने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करा हेनरी फ्यूल का, वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये कहता है कि दैट द सुपीरियर मस्ट वेलकम द सजेशन प्रोवाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट। अगर सबऑर्डिनेट कोई सजेशन दे रहा है तो सुपीरियर को उनकी बात माननी चाहिए, और अगर कोई भी टारगेट जब सेट हो रहे हैं तो टारगेट मस्ट बी सेट आफ्टर कंसल्टिंग विद द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करके, वर्कर से कंसल्ट करके ही सारे टारगेट सेट होने चाहिए। ठीक है, तभी वो काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होगा। और जबकि राजीव वो बिल्कुल कंसल्ट नहीं करते थे, इसीलिए उसका कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन होने लगा। ठीक, इसलिए नए मैनेजर ने प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को फॉलो करा है। नाउ द अदर केस स्टडी मस्ट बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।